जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि एक बैंक बनता कैसे है, एक बैंक का क़याम कैसे होता है और उसके बाद उसका इंतज़ामी ढांचा जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं वो किस तरह से तैयार होता है, बनता है और फिर उसके बाद काम करता है और अपना रोल अदा करता है। और उसके लिए हम आज एक बैंक बनाएंगे, क्या उसका बैंक का क़याम आएगा अमल में, उस सारे अमल को हम देखेंगे जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हकीकतन जब एक बैंक कायम होता है तो उसको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। और इस तसव्वुराती बैंक को आज हम देखते हैं आपके साथ बनाते हुए। कुछ कंडीशंस हैं और उसके तहत इसकी इजाज़त मिलती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इजाज़त देता है, इसके अलावा कुछ और एजेंसियां होती हैं जिनसे इजाज़त ली जाती है, लाइसेंस लिए जाते हैं और उसके बाद बैंक का क़याम अमल में आता है। लेकिन इसकी सबसे पहली शर्त, पहली कंडीशन ये होती है कि जो शख्स या जो इदारा इसको कायम करने लगा है वो कारोबारी हो, उसका अपना कारोबार हो, बिजनेस हो, कारोबारी हलकों में उसका अच्छा नाम हो, अच्छी साख हो और काफ़ी अरसे से वो कारोबार में हो, तो उसके बाद उसको फिर इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि वो अपना बैंक कायम कर सकता है। तो हम एक फर्जी नाम देख लेते हैं कारोबार का, शहनशाह ग्रुप ऑफ कंपनीज। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिसके पास सीमेंट का, फर्टिलाइज़र का और मुख्तलिफ कारोबार है इसका, और ये 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं और अब ये अपना बैंक बनाने जा रहे हैं। तो इनके बैंक का क़याम जब अमल में आएगा तो वह मराहिल हम सामने देखेंगे। तो सबसे पहले उसको इजाज़त लेनी होती है, एक जिसके लिए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त तलब करता है। उसके लिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से पहले एक सर्टिफिकेट हासिल करता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक मरवजा फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ शराइत के तहत वो एप्लीकेशन देता है और वहाँ से फिर एक आर्जी इजाज़तनामा मिलता है, उसको इजाज़त मिलती है जिसके तहत वो बैंक का क़याम करना शुरू करता है। तो सबसे पहले उसको स्टेट बैंक से लाइसेंस का इजरा होता है, इजाज़त लेता है, डिक्लेरेशन देता है और उसके बाद दूसरे मरहले में अब उसके पास होता है कि वो कैपिटल पे करेगा, पेड अप कैपिटल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अदाशुदा सरमाया। वो रकम जो कारोबार का मालिक अपने कारोबार में लगाता है उसको हम अदाशुदा सरमाया कहते हैं। एक वो होता है सरमाया जो आगे चल के वो लगाएगा, उसको कहते हैं अथोराइज कैपिटल, मंजूर शुदा सरमाया, और एक है अदाशुदा सरमाया, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इस बैंक में इसका मालिक, इसका ग्रुप जो है शहनशाह ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 10 लाख रुपए रखे हैं। अब ये 10 लाख रुपए 10 रुपए वाले शेयर्स की शक्ल में 1 लाख शेयर्स होंगे, आपके सामने चल भी रहा है। अब इस 10 रुपए वाले शेयर्स के 1 लाख के शेयर्स के शराइत में 10,000 शेयर्स के एवज एक डायरेक्टर की तैनाती होगी। और इस हिसाब से देखिए तो फीस डायरेक्टर 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स या हसेस के हिसाब से कुल 10 डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे इस कंपनी में चलाने के लिए, इसके बोर्ड को बनाने के लिए। जब इसका बोर्ड बन जाएगा तो उसके बाद फिर ये आगे चलेगा। अब इसके लिए 60% इसका मालिक, इसका ग्रुप शहनशाह ग्रुप ऑफ कंपनी अपने पास शेयर होल्डिंग रखेगा और 10,000 शेयर्स वो किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को, NIT वगैरह को या किसी बैंक को या किसी इदारे को वो देगा और 30% जो तकरीबन 30,000 शेयर्स हैं वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में आम आवाम में शेयर्स की शक्ल में वो बेच देगा। और ये सारा मकसद सरमाया को हासिल करना होगा। तो 10 लाख में से 6 लाख रुपए वो खुद अदा कर रहा है, 1 लाख रुपए वो एक कंपनी से लेगा, NIT से लेगा और बाकी के 3 लाख रुपए वो जनरल पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करके, शेयर्स बेच के वो हासिल करेगा। तो अगले मरहले में अब हम ये देखेंगे कि जनाब ये 10 डायरेक्टर्स की तैनाती होने जा रही है, जिसके अंदर से ये मामला तय हो गया कि 6 डायरेक्टर जो होंगे वो शहनशाह ग्रुप ऑफ कंपनीज के होंगे, एक डायरेक्टर जो होगा वो किसी और कंपनी से आएगा, कॉर्पोरेट बॉडी से,
और 3 डायरेक्टर जो हैं वो जनरल पब्लिक की तरफ से लाए जाएंगे और इस तरह से ये 10 डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा। जनाब बोर्ड का फैसला भी हो गया। अभी डायरेक्टर्स कौन होंगे, अब ये किस तरह से चलेगा अमल। वो डायरेक्टर्स जो शहंशाह ग्रुप ऑफ कंपनीज के होंगे उनको स्पॉन्सर डायरेक्टर्स कहा जाएगा, जिनका ये प्रपोजल था, जिनका ये इरादा है, जो इसके मालिक हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है अपनी कंपनी के लिए, स्पॉन्सर डायरेक्टर्स। और वो डायरेक्टर्स जो किसी कॉर्पोरेट इदारे से आ रहा है, एनआईटी से आ रहा है, उसको हम कहेंगे नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होगा। और 3 डायरेक्टर एक इलेक्शन के थ्रू, जो कि अभी आगे हम देखते हैं, उनकी तैनाती अमल में आएगी और इस तरह से ये पूरा बोर्ड कायम हो जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बन जाता है तो इसके अंदर से एक पहला मरहला जो होगा इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास होगा। अब उस इजलास को कंडक्ट करने का, उसका बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आती है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। यहां ये सवाल आता है कि इस ग्रुप ने अपने पास 6 डायरेक्टर्स क्यों रखे। तो जनाब उसकी कुछ वजूहात है, समझना होगा हमें। हर कंपनी, हर ग्रुप अपना बैंक बनाता है तो उसकी कोशिश होती है कि हम इस बैंक को उस मकसद के लिए लेके चलें जो कि हम इसके वाजे कर चुके हैं, इसका रुख, इसका एक तय कर चुके हैं कि इसने किस सेक्टर के साथ काम करना है। तो जैसे कि इस ग्रुप का जो नया बैंक आने वाला है, इसका टारगेट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये अपना सरमाया लगाएगा, उनके साथ काम करेगा और उसको ये फोकस करेगा। अब इस मरहले में इनको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इस फील्ड के माहिर होंगे, जो इससे पहले ये काम करते रहे होंगे। इसके लिए इनको इस तरह के डायरेक्टर्स लाने होंगे, मार्केट से अपॉइंट करने होंगे, तैनात करने होंगे, जो इस बैंक में पॉलिसी बनाएंगे, रहनुमा असूल वाजे करेंगे और उनका नाम होगा। देखिए किसी भी कंपनी में सबसे अहम चीज उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। अगर वो डायरेक्टर अच्छी साख के हैं, मार्केट में मशहूर हैं, कारोबारी हैं और ये चीज सामने आती है कि वो इससे पहले जिन कंपनियों में काम कर चुके हैं और उन कंपनियों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक आवाम में उनका एतमाद बैठता है और उस एतमाद के बाद, उस भरोसे के जरिए ये इदारे चलते हैं, काम करते हैं। जैसे कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर्स में देख लीजिए, हम अंदर सर फर्ज कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर वो फौजी फर्टिलाइजर से लिया गया है, एक एग्रोकेमिकल से लिया गया है, एक हबको से लिया गया है और इसी तरह से 3 दूसरे डायरेक्टर्स भी। अब ये वो नाम हैं जो बहुत बड़े हैं, जो कामयाब हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इनकी कंपनियों को ब्लू चिप्स कहा जाता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये क्या होते हैं। अब जब ये डायरेक्टर्स आएंगे और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती का ऐलान किया जाएगा तो एक आम आदमी को इसका पैगाम जाएगा कि ये वो बोर्ड, इसके बोर्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टर हैं जो इससे पहले बहुत कामयाब हैं, जिन्होंने अपने दूसरी कंपनियों को बहुत अच्छी तरह से चलाया है और ये उस भरोसे का सबब बनेगा और इस सबब पे लोग हमारे साथ काम करने में पूरा एतमाद होंगे। ये वो बुनियादी वजह होती है जिसके लिए हर कंपनी, हर स्पॉन्सर्स जो होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, वो ऐसे लोगों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लाने के ख्वाहिशमंद होते हैं या उनको लाना चाहते हैं। और कुछ इदारे होते हैं जो इनके साथ चलते हैं, अंडरटेकिंग होती है उनकी, और इसके अलावा जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन होती है। तो पहले इजलास में एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में डायरेक्टर्स की तैनाती की जाती है। 6 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इस इलेक्शन में नॉमिनेट किए जाते हैं शहंशाह ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, एक एनआईटी की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है और 3 डायरेक्टर जो हैं वो जनरल इलेक्शन से सिलेक्ट होते हैं और आगे वो बोर्ड में बैठ जाते हैं। अब ये बोर्ड बन गया है। अगर एक कंपनी का बोर्ड कायम हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो इदारा कायम हो गया। अब ये बोर्ड कायम होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? अब ये जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कयाम के बाद सबसे पहले जो अमूर अंजाम दिए जाएंगे वो होगा कंपनी सेक्रेटरी की तैनाती। किसी भी कंपनी में सबसे अहम रोल होता है इसका, सारे कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके पास होते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के चुनाव के साथ इजलास का एजेंडा पेश किया जाता है और उस एजेंडे में
बैंक का क़याम और उसके नाम का ऐलान होता है। अब ये दो काम होने के बाद तीसरा सबसे बड़ा काम होता है इस बैंक के सरबराह की तैनाती, सदर की, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हम कहते हैं। उसके बाद बैरोनी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर और कानूनी मशीरों की तैनाती होती है, लीगल एडवाइजर। ये सबसे पहले 3 लोग अपॉइंट किए जाते हैं। जब ये काम हो जाता है, सदर की तैनाती हो जाती है, सदर की तैनाती के लिए कुछ दरखास्तें वसूल की जाती हैं, सदर की तैनाती के लिए कुछ दरखास्त वसूल की जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो इस काम में माहिर होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, और उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। लिहाजा उनको इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद इस बोर्ड में उसकी तैनाती कर दी जाती है। जब सदर का तैनाती हो जाती है, उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसको इख्तियारात की मुंतकिली होती है, उसको पावर दिए जाते हैं कि अब वो इन इख्तियारात के तहत आगे काम शुरू करेगा। और पहले इजलास में ये सारे अमूर होने के बाद ये इजलास खत्म हो जाता है और बाज़ाब्ता तौर पे बैंक का इफ्तिताह हो जाता है, बैंक क़याम हो जाता है। अब इस बैंक ने बनना है, अब ने आगे चलना है। तो जनाब अगले मरहले में क्या होता है? अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट अफेयर का जिम्मेदार होता है, उसके इंतजामी अमूर की निगरानी करता है। जैसा कि जनरल मीटिंग के बाद उसके एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसके हम कहते हैं सालाना इजलास, जो हर साल एक दफ़ा ज़रूर होता है, या कभी भी उसको ज़रूरत होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला सकते हैं। अब उन इजलास की, उन मीटिंग की अगराज व मकासद का तयन करना, उनका एजेंडा बनाना, इजलास की कार्रवाई को मिनट्स बुक में इंदराज करना, और इस इंदराज को, इस मिनट्स बुक को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको उर्फ आम में हम SSCP कहते हैं, उसको इत्तला देना एक तरीक़ाकार, एक ज़ाब्ते के तहत। और इसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसको भी मुतला किया जाता है। और तमाम कॉर्पोरेट किस्म के जो मामलात होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी ही अंजाम दे रहा होता है। ये हमने उसकी कुछ चीदा जिम्मेदारियां देख ली हैं। इसके अलावा कुछ और अमूर भी होते हैं, वो हम फिर बाद में देख लेंगे। अब हम चलते हैं सदर की तरफ। सदर या सरबराह बैंक या चीफ एग्जीक्यूटिव, ये तीनों नाम हम इसके लिए रखेंगे। अब इसके लिए जब इख्तियारात इसको मिल गए बोर्ड की तरफ से, तो इसका अब काम शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला काम होता है बैंक के लिए अफरादी कुव्वत का बंदोबस्त करना, और इसके लिए वो सबसे पहला काम करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज या पर्सनल शोबे का क़याम। ये वो पर्सनल शोबा होता है जो मुख्तलिफ शोबाजात के क़याम में मुशावरत करता है, माहिर और तजर्बाकार अफरादी कुव्वत का इंतजाम करता है, इंटरव्यूज लेते हैं और अपॉइंटमेंट होना शुरू होता है। तो इस बैंक में हमारा सबसे पहला जो हम इदारा कायम हुआ वो HR का हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब चूंकि पेड अप कैपिटल आ चुका है, सरमाए की मुंतकिली हो चुकी है, लिहाजा सब दूसरे नंबर पे जो शोबा कायम किया जाएगा उसको हम कहेंगे खजाना या ट्रेजरी। ये बैंक के तमाम फाइनेंस को, उसके खजाने, उसके रुपए के, उसके माल जो रकूमात है उसका हिसाब, उसकी निगरानी रखता है। और तीसरे नंबर पे इसी के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, उसे हम फाइनेंस और अकाउंट्स कहते हैं। इसमें तमाम खाते तैयार होते हैं, लेजर्स बनते हैं, इसी में नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब होता है, और इसके अलावा बहुत एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब चल रहा होता है जिसकी ये निगरानी करता है। जनाब ये 3 शोबे तो सबसे बुनियादी थे जो बैंक में कायम होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर का जो शोबा होता है वो ऑपरेशंस, बैंक के अमूर, तिजारती अमूर, बिजनेस, कारोबार के हवाले से। तो जितने भी काम होते हैं बैंकों में वो इस ऑपरेशन डिवीजन के हेड में होते हैं, इस शोबे में होते हैं, और ये शोबा उनको देख रहा होता है। अब जहां काम होता है वहां निगरानी का अंसर तो जरूर होता है, वो देखा भी जाता है काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर एक और शोबा तैयार बनता है और उसका नाम होता है ऑडिट। ऑडिट का शोबा तैयार होता है। अब ऑडिट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रेजरी बन गया, ह्यूमन रिसोर्सेज बन गया। अब किस चीज की जरूरत है? तो जनाब इसके बाद जरूरत है ब्रांचेस की। ब्रांचेस, जगह का बंदोबस्त करना, रेनोवेशन करना, तज़ीनो आराइश करना,
प्रिंटेड स्टेशनरीज लाना, सिक्योरिटीज का बंदोबस्त करना, सेटअप बनाना, मुख्तलिफ किस्म के आलात और तनसीब करना, ये सारा काम होता है। तो जनाब इसके लिए फिर एक और शोबा बनाया जाता है जिसको कहते हैं जनरल सर्विसेज, और ये वो शोबा होता है जो प्रोक्योरमेंट भी करता है, खरीदारी भी करता है और इन सारे मामलात की जिम्मेदारी लेता है। अब ब्रांचेस का मरहला भी हो गया, जगह भी बन गई। अब इसके बाद इस बैंक को चाहिए बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी कुछ मामलात की कार्रवाई करनी, जैसे कि मुख्तलिफ बैंकों में नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना और उनके साथ अपने मामलात तय करना। इसके लिए फिर एक और शोबा बनता है जिसको हम कहते हैं बैनुल अक़वामी अमूर, इंटरनेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इस तरह के मामलात को देखता है, जैसे कि न्यूयॉर्क में एक अमेरिकन एक्सप्रेस है और उसमें हमारे इस नए बैंक का अकाउंट है, तो वो मामलात कैसे होंगे। इसी तरह से लंदन में लॉयड्स बैंक है, या डॉइचे बैंक जर्मनी में है, या बैंक ऑफ चाइना में है। अब हमारे उनके साथ भी रवाबित होंगे, उनके साथ भी ताल्लुकात होंगे, लेन देन होगा, मामलात होंगे, और उन सारे मामलात के साथ एक एग्रीमेंट किए जाएंगे, मामला तय किए जाएंगे। इन सारे अमूर की जिम्मेदारी और अंजामदही ये बैनुल अक़वामी अमूर का शोबा करेगा। इसके बाद अगले शोबे की बारी आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दरामदात और बरामदात। जाहिर बात है एक तिजारती अमल है, टेक्सटाइल शोबे की मावनत के लिए बैंक बनाया जा रहा है, तो टेक्सटाइल शोबा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो करता ही है। बाहर से केमिकल्स आते हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें आती हैं और अपना टेक्सटाइल गुड्स वो एक्सपोर्ट करता है, उनको बरामद करता है। तो उसके लिए भी हमारे बैंक में बहुत ज़रूरत, तो ये शोबा बना। जहां दरामदात और बरामदात का शोबा बनता है और काम शुरू होता है, तो वहां एडवांसेस, कर्जे या क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है और वो क्रेडिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो फिर अगला शोबा हमारा 10वें नंबर पे बन रहा है क्रेडिट का। ये क्रेडिट मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। तो क्रेडिट का शोबा भी हमारा बन गया, तैयार हो गया। इसके बाद अगला शोबा कौन सा बनेगा? तो जनाब ये सारे शोबे बनने के बाद अब ये काम कैसे करेंगे, इनके तरीकाकार क्या होगा, जिसको हम इंग्लिश में SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, और उसके लिए कैसा निजाम वाज़ेह होगा, पॉलिसीज। तो पॉलिसीज और SOP बनाने के लिए, तरीकाकार बनाने के लिए कि जनाब जो बैंक में जो मुलाजमीन होंगे वो किस तरह से एक काम को अंजाम दही देंगे, उसका वाज़ेह करने के लिए फिर एक शोबा बनाया जाएगा जो पॉलिसीज बनाएगा, जो SOPs बनाएगा। इसके बाद बिजनेस एंड सेल्स, जाहिर बात है अब ब्रांचेस में काम करना है, मैनेजर्स आएंगे, स्टाफ आएगा, कस्टमर्स आएंगे, उन कस्टमर्स को लाया जाएगा, डिपॉजिट होगा, फुल फ्लैश काम शुरू होगा। तो ये सारा अमूर कौन देखेगा, उसकी निगरानी कौन करेगा? तो बिजनेस एंड सेल्स का एक शोबा तैयार होगा। अब जब ये सारे मामला चलेंगे तो इसके साथ हमें अंदरूनी सतह पे भी कुछ कानूनी मुशावरत की जरूरत होगी। हमें हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून से राब्ता रहता है। उसके लिए फिर एक लीगल डिवीजन्स, अंदरूनी कानूनी मुशावरत का एक शोबा बनाया जाएगा। एक बैरूनी तो है ही, जो कॉर्पोरेट लेवल पे इस बैंक के बोर्ड्स को और उनको मशवरे देता है, लेकिन अंदरूनी सतह पे छोटे मामलात को भी कुछ देखना होता है। उसके लिए फिर ये लीगल डिवीजन काम होगा। अब जनाब ये सारे जब शोबे बन गए तो उसके बाद फिर एक शोबा और आ जाता है और उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट, खतरात की आगाही और उनसे बचाव। जाहिर बात है हर जगह खतरा मौजूद है, किसी को नहीं मालूम। एक शख्स सड़क के किनारे साइकिल पे जा रहा है, वो नहीं मालूम कि उसको एक गाड़ी आके टक्कर मार देगी। इसी तरीके से एक शख्स कुछ काम कर रहा है, अपने खेत में फसल में काम कर रहा है, कटाई कर रहा है, बारिश का मौसम है, शायद बिजली गिर जाए। हर जगह खतरात मौजूद हैं। अब इन खतरात को जब मालूम होगा तो वो शख्स उस खतरात से बचने की कोशिश करेगा और उसके लिए कुछ मेजर्स लेगा, कुछ इकदामात लेगा। ये सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे। तो उसके लिए फिर एक शोबा बनेगा और उसको कहेंगे रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट। इसके बाद काम होगा कैसे? सब कुछ तो बन गया, अब इसके लिए कंप्यूटर्स तो आ गए, उसके सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए होंगे।
अब ये तो जमाना नहीं है कि अब जनाब वो किताबें और बड़े बड़े खाते और बुक्स रखी जाएंगी। ऑटोमेशन का निज़ाम सिस्टम ज़माना है, आईटी का है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है। तो इसके लिए जनाब फिर एक शोबा बनेगा और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक होगा, आईटी का। फिर इसके आगे मुख्तलिफ शोबे तय बनते हैं जो हर एक को अलग-अलग से देखते हैं। मेन शोबा, बड़ा शोबा जो होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, जो इस पूरी टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन को वो मैनेज करेगा। इसके साथ जनाब जब ये काम होगा तो शिकायत भी आएंगी। जब शिकायत आती हैं तो उसके साथ फिर कुछ मसले भी आते हैं और दूसरे इदारों से भी राब्ता होता है। स्टेट बैंक इन बैंकों को कुछ हिदायत देता है, कुछ वो मालूमात लेता है, कुछ दूसरे इदारे भी राब्ते में रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इदारे होते हैं जिनसे इनका राब्ता रहता है। अब हर एक अपनी अपनी जगह पे एक्सपर्ट नहीं है, तो एक मखसूस शोबा बना दिया जाता है जो तमाम शोबों के साथ मुशावरत करता है, उनके साथ राब्ते में रहता है और वही इनको रिस्पॉन्ड करता है इन मामलों को। तो उसका नाम होता है जनाब कंप्लायंस। तो कंप्लायंस का एक शोबा बनता है। इसके बाद एक और शोबा होता है जिसको हम रेगुलेटरी रिटर्न्स कहते हैं, जो रिपोर्टिंग करता है, डेटा बनाता है। और यहाँ पे जहाँ रुपए पैसे का मामला होता है, जहाँ कर्जे और उधार होते हैं, क्रेडिट होते हैं, वहाँ कुछ क्रेडिट खराब भी हो जाते हैं, एनपीएल्स भी हो जाते हैं। अब उन एनपीएल्स को देखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एक शोबा बनाया जाता है जिसको स्पेशल क्रेडिट रिमीडियल कहते हैं। स्पेशल एसेट्स मैनेजमेंट भी होता है, जिसमें रेमेडियल भी होता है। ये उन कर्जों को कोशिश करता है कि वापस दुरुस्त कर लिए जाएं या उनको फिर हम वसूल कर लें। और इन्हीं के साथ फिर एक क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इस तरह से चंद दीगर शोबे भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बनते चले जाते हैं। तो जनाब ये तमाम शोबे बनने के बाद, तैयार होने के बाद, अब बुनियादी तौर पे हमारा बैंक तैयार हो चुका है, बन चुका है। अब इसने काम शुरू करना है। अब इसका काम कैसे होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन अपना काम कर रहा है, वो माहिर और तजर्बाकार लोगों को तैनात कर रहा है। तो उसके लिए किस तरह से तैनाती होगी? तो जनाब इसके दो शोबे हैं। अभी हमने जिस बैंक के हिस्से को देखा वो सारा इंतजामी शोबा था, इंतजाम से, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। अब एक शोबा होगा जो कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, जो कस्टमर से डायरेक्ट ताल्लुक में रहेगा। उसके 3 हिस्से होंगे, 3 पिलर्स कहलाएंगे। बिजनेस जोन्स होगा, उसके बाद एरिया या मुख्तस एरिया, और उसके बाद ब्रांचेस। अब हम ये देखते हैं कि इस बैंक में जो स्टाफ या मुलाजमीन की तैनाती होती है, उनके रैंक्स क्या होते हैं, उनके दर्जे क्या होते हैं बैंक में। एक स्टैंडर्ड दर्जे, वैसे तो बैंक आजाद हैं अपने तौर पे, वो अपने रैंक्स बना लेते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कम से कम कहलाते हैं। तो प्रेसिडेंट या सदर जो सरबराह होता है, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट या SEVP जो होते हैं, ये शोबा जाती सरबराह होते हैं। तो हर शोबे का एक सरबराह होता है और वो सरबराह जो होगा वो SEVP के लेवल का होता है। जैसे कि इतने शोबे हम देख चुके हैं। इसके बाद उस शोबे में मजीद आगे काम निगरानी के लिए, उस काम को चलाने के लिए उसको और सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। तो तीसरे नंबर पे जो दर्जा होता है, रैंक होता है, वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होता है, EVP। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, AVP। ये रैंक्स हाई रैंक्स कहलाते हैं। इन हाई रैंक्स के बाद फिर वो अमला आता है जो निस्बतन उनसे जूनियर होता है, जिसने फ्रंट पे काम करना होता है। उसके अंदर सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स ग्रेड 1 होते हैं, ग्रेड 2 होता है और ऑफिसर ग्रेड 3। और सबसे जो जूनियर लेवल का ऑफिसर होता है उसे जूनियर ऑफिसर्स कहते हैं। अब इन तमाम मुलाजमीन की रैंक्स और दर्जाबंदी में मैनेजर्स होते हैं, कैशियर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं और ऑडिटर्स होते हैं। ये सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये इनके रैंक है और वो उनके ओहदे हैं। ये ब्रांच का मैनेजर है और इसके ऊपर एक एरिया हेड है, जोनल हेड है या हब का हेड है। ये सारे ओहदे हैं।
अब ये ओहदे और ये रैंक्स, इन दोनों में फर्क होता है। तो ओहदे इंतजामी तौर पे उस जगह पे अमूर की इंजामदही के लिए तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला मरहला, अब इसके बाद जनाब अगला मरहला आता है बिजनेस का। अब बिजनेस हब किसे कहते हैं? तो जनाब बिजनेस हब कहते हैं ब्रांच को। ये एक इमारत होती है जिसको एक ब्रांच का नाम दिया जाता है। एक्चुअली ये बिजनेस हब होता है। अब कभी आप जाएं देखें तो वहां पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, स्टाफ काम कर रहा होता है और मुख्तलिफ सीटों पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए होते हैं, और आपका चूंकि काउंटर से या एक शख्स से राब्ता होता है तो आप इसलिए दूसरों के बारे में मालूम नहीं हो पाता कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन वो किस नौयत के काम कर रहे होते हैं। हम उस चीज़ को आज उजागर करते हैं, उसको बताते हैं। तो जनाब ये कुछ इस तरह से मामलात होते हैं कि एक बिजनेस हब या एक ब्रांच को हम देख लें तो उसके अंदर दो तरह का स्टाफ होता है, रिलेशनशिप मैनेजर्स और रिलेशनशिप ऑफिसर्स। ये दो ओहदे होते हैं। अब ये दो ओहदे अपने रैंक के एतबार से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी हो सकते हैं। इसकी जरूरत, इसकी डिपेंडेंसी उनकी रिक्वायरमेंट और उसके साइज के मुताबिक होता है। अब एक बिजनेस हब में 2 रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे और 4 रिलेशनशिप ऑफिसर्स होंगे, या जिनको हम ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं। अब क्या होता है? अब जनाब ये होता है कि 2 रिलेशनशिप मैनेजर्स में से एक एसेट्स के लिए होगा। इस एसेट्स के शोबा जो होगा, जो काम कर रहा होगा, ये कर्जे देखेगा, उधार, क्रेडिट फैसिलिटीज, वो तमाम क्रेडिट्स और उससे मुतालिक, और इसकी जिम्मेदारी होगी कि अपने उस टारगेट के साथ काम करें। दूसरे नंबर पे होगा रिलेशनशिप मैनेजर लायबिलिटीज का शोबा हम डिपॉजिट्स के साथ देखेंगे, और इस रिलेशनशिप मैनेजर की जिम्मेदारी होगी इस ब्रांच के डिपॉजिट्स को देखना, डिपॉजिट के टारगेट लेके चलना, कस्टमर्स का हसूल और डिपॉजिट्स को मैनेज करना। तो ये 2 शोबे काम करेंगे। एक रिलेशनशिप मैनेजर के साथ 2 रिलेशनशिप ऑफिसर्स होंगे, कम ज्यादा भी किए जा सकते हैं। अब एक प्रेमिसेस में, एक इमारत में एक से ज्यादा बिजनेस हब बन सकते हैं। जैसे कि एक बिजनेस हब है, उसके अंदर 2 रिलेशनशिप मैनेजर और 4 रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, और 3 हब मौजूद हैं, हब 1, 2, 3। ये 3 हब मिलके जब काम कर रहे हैं तो इनके टारगेट्स अलग हैं, और इन तीनों को कहा जाएगा एक यूनिट या ब्रांच, और इसके ऊपर एक यूनिट हेड होगा जो इनको इंतजाम करेगा, उनकी निगरानी करेगा और उनको टारगेट्स को लेके चलना होगा। इसी तरीके से यूनिट्स की तकसीम जब देखी जाएगी तो 3 यूनिट्स की तकसीम के साथ एक एरिया वजूद में आएगा, और 3 एरिया के साथ फिर जोन वजूद में आएगा। तो इस तरीके से ये जोन, एरिया, यूनिट्स ये वजूद में आएंगे और ब्रांचेस का एक नेटवर्क कायम होगा, और उसके अंदर फिर कारोबार शुरू हो जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बिजनेस की स्ट्रक्चर आ गई सामने, ढांचा सामने आ गया, काम शुरू हो गया। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि हमें इस बैंक को कितनी तेजी से ब्रांचें बनानी है। याद रखने की बात है, जब भी एक नया बैंक होता है तो वो लॉस में होता है, बहुत जल्दी प्रॉफिट में नहीं आता, लिहाजा उसके लिए जरूरी होता है कि संभल के आहिस्ता आहिस्ता चले। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, जितनी ब्रांचें बनाएगा उसके लिए एक्सपेंस होंगे, अखराजात होंगे, आमदनी शुरू में नहीं होगी। जब तक कि डिपॉजिट बेस नहीं बनेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, कारोबार नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक उसकी आमदनी नहीं होगी। लिहाजा शुरू में 1 ब्रांच होती है, जब 1 ब्रांच चलना शुरू होती है तो फिर 2 या 3 ब्रांचें और खोल ली जाती हैं, और इस बड़ी ब्रांच से उसमें कुछ अकाउंट्स को, डिपॉजिट को शिफ्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता है। अगर आप 3 साल से 4 साल से काम कर रहे होते तो हम फिर 5 ब्रांचें भी खोल लेते तो हर्ज होता। लेकिन अब चूंकि नए बैंक में ब्रांच खोलना एक मुश्किल अमल होता है, क्योंकि उसमें हमें एक्सपेंस करना होता है, लॉस को लेके चलना। उस लॉस को कम से कम रखने के लिए हमें शुरू में ब्रांचेस के तादाद को कम रखना होता है, उनके साइज को छोटा रखना होता है। ये बात देख लीजिए कि कोई भी नई ब्रांच जब कायम होती है तो 3 से 4 साल तक वो लॉस में रहती है। अगर 2 या 3 साल में अब ब्रेक इवन पे आ जाती है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है।
चौथे साल में अगर थोड़ा सा मुनाफा ले ले तो बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांटी जाती है। इसी तरीके से चलते हुए बैंक में कोई ब्रांच खोली जाती है, उस पर भरोसा होता है, तो उसमें भी उस ब्रांच को 2 साल लग जाते हैं अपने लॉस को, अगर पूरी मेहनत और ईमानदारी से जोर लगाए जाए तो, मेहनत की जाए तो भी 2 साल कम से कम लग जाते हैं उस ब्रांच को ब्रेक इवन पे आने में। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट की तरफ आती है, इनकम कमाना शुरू करती है। अगर ये समझा जाता है कि ब्रांच खुल गई, बैंक खुल गया और फौरन मुनाफा आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, हिस्सा अव्वल है। हमने बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखा, बैंकिंग का क़याम देखा, ये सब फर्जी था। लेकिन इससे अगला हिस्सा जो होगा उसमें हम हकीकतन रूल्स देखेंगे, रेगुलेशंस देखेंगे। किसी भी बैंक के क़याम के लिए जो शराइत हैं, जो ज़वाबित हैं और उनका जो प्रोसीजर है जो हकीकत में है, हम उस पर रोशनी डालेंगे, उसको देखेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं।